तो चलिए शुरुआत करते हैं जयपुर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। डूंगरपुर जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उपचुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगे। 84 और सलूम्बर विधानसभा सीट को लेकर मंथन। दोपहर 12:25 पर डूंगरपुर पहुंचेंगे सीएम भजनलाल। बोरी के गुरुकुल कॉलेज उपचुनाव को लेकर इसमें चर्चा होगी और शाम करीब 7 बजे राजधानी जयपुर सीएम लौटेंगे। तो आज का क्या कार्यक्रम है, जरा ये भी जान लीजिए। रोशन हमारे संवाददाता विस्तार से जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं जयपुर से। रोशन, डूंगरपुर जिले के दौरे पर जाहिर तौर पर उपचुनाव को लेकर महत्वपूर्ण ये बैठक कही जा सकती है जो आज होनी है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद में अब कहीं ना कहीं जो राजस्थान बीजेपी की जो निगाहें हैं वो उपचुनाव के ऊपर टिकी है। 7 विधानसभा सीटों के ऊपर आगामी समय के अंदर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जो डूंगरपुर का जो 84 विधानसभा क्षेत्र है जिसके ऊपर उपचुनाव होने हैं उसके दौरे पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 11:40 के ऊपर जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना होंगे। उदयपुर से वाया हेलीकॉप्टर से डूंगरपुर जो है वो पहुंचेंगे। करीब 12:55 के ऊपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो हेलीकॉप्टर है वो डूंगरपुर के गुरुकुल पीजी कॉलेज बोरी जो है वहां पर लैंड करेगा। उसके बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार दोपहर 1 बजे से लेकर शाम को 5:30 बजे तक बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग लेंगे। 84 विधानसभा जो क्षेत्र है जिसके ऊपर उपचुनाव होने हैं वहां पर कार्यकर्ताओं से 1-to-1 फीडबैक लेंगे। जो दावेदार हैं उनसे मुलाकात करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो उपचुनाव होने वाले हैं ऐसे में इस तरीके से इन उपचुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी खासतौर पर रोशन किस तरीके से फोकस किन चीजों पर होने वाला है, क्योंकि अब लगभग 1 महीने का ही वक्त बचा है जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं उपचुनाव को लेकर। और जो बूस्टर डोज हरियाणा में मिला, जो इतिहास बीजेपी ने हरियाणा में रचा है, क्या माना जाए कि इस वक्त कॉन्फिडेंस फुल ऑन होगा? जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। कल जिस तरीके से भाजपा के जो पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के अंदर आतिशबाजी कर और ये जश्न मनाया जिसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद शामिल हुए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ वहां पर मौजूद थे। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो जोश है वो कहीं ना कहीं हाई उसके ऊपर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए इन 7 विधानसभा सीटों के ऊपर अपनी जीत दर्ज करना काफी अपने आप में अहम होगा। हालांकि इनमें 5 जो सीटें हैं उनके ऊपर कांग्रेस के जो कहा जा सकता है कि 4 के ऊपर कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे, 1 के ऊपर जो नागौर है वहां से हनुमान जो बेनीवाल है वो लोकसभा में पहुंच चुके हैं। जो 84 जो ये विधानसभा सीट है वो भी कहा जा सकता है कि आदिवासी पार्टी है उसके पास थी। ऐसे में इस सीट के ऊपर किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ऐसे उस कैंडिडेट को उतारे जो जीतकर विधानसभा तक पहुंचे, जो भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक है उनका आंकड़ा बढ़ाए। तो कुल मिलाकर इसी बात को लेकर आज ये जो बैठक है, जातीय समीकरण और सियासी समीकरण को किस तरह से बैठाना है इसी को लेकर स्ट्रैटेजी होगी। रोशन नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिल रही जीत से बीजेपी की खुशी का ठिकाना नहीं है। पार्टी कार्यकर्ता और नेता ढोल की थाप पर नाचते नजर आए। तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अनोखा अंदाज नजर आया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ जलेबी बनाई और इस दौरान भजनलाल शर्मा ने हरियाणा की जनता को जीत का श्रेय दिया है। जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की बात पर मोहर लगाने का काम किया, ये कहते नजर आए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। जहां चुनाव आने वाले हैं वहां भी बीजेपी जीतेगी, यानी कुल मिलाकर दावा जीत का इधर भी है। आपको बता दें कि राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं और उसी को लेकर ही दावा मुख्यमंत्री की तरफ से। तो जीत के बाद की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जलेबी बनाते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर खुशी देखने को मिली। हरियाणा का विधानसभा चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक रहा क्योंकि उम्मीद से बढ़कर जो है भारतीय जनता पार्टी को खुशी मिली है और आंकड़े भी सामने आए हैं। और ऐसे में जीत का जश्न जो है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में देखने को मिला। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राजस्थान में भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जलेबी बनाकर सभी का मुंह मीठा कराया गया और खुशियां मनाई गई क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान में उपचुनाव है और ऐसे में यहाँ पर भी बीजेपी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। और अब तक की सबसे बड़ी जीत बीजेपी की हरियाणा में ही है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देता हूं
और आपको धन्यवाद भी देता हूं। आपके माध्यम से मैं हरियाणा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे और केंद्रीय नेतृत्व और हमारे वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी की बात पर मोहर लगाने का काम किया है। मैं कह सकता हूं हरियाणा की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात पर मोहर लगाई है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही हम कहते हैं। तो हरियाणा में अब तक की सबसे ज्यादा सीटें अगर बीजेपी ने जीती हैं तो इस बार जीती हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव में तीसरी बार कमल हरियाणा में खिला है और इस जीत का सीधा सीधा कनेक्शन राजस्थान से जोड़ा जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता हरियाणा विधानसभा चुनाव में डटे रहे। अब सवाल यह है कि क्या इस जीत का असर उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। आप इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में खिला कमल। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीत से बढ़ा बीजेपी का मनोबल। उपचुनाव पर भी पड़ेगा नतीजे का असर। हरियाणा की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उस बात पर मोहर लगाई है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही हम कहते हैं। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर सबकी नजर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी उपचुनाव में भी कमाल करने जा रही है, क्योंकि हरियाणा में जीत का श्रेय राजस्थान के नेताओं को भी जाता है। प्रदेश प्रभारी के तौर पर सतीश पूनिया चुनाव में डटे रहे। पूनिया के अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भी पूरी मेहनत की। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी 6 सीटों के लिए 7 जगहों पर रैलियां कर जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की थी। हरियाणा में जीत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विकास के कामों पर जनता ने मोहर लगाई। चुनाव में जनता सभी प्रकार की सोच रखने वाले लोग जब ये समझते हैं कि कौन गलत बात कर रहा है और कौन जो कहता है वो करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। हरियाणा की जिन 6 विधानसभा सीटों पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रचार किया था, उनमें से सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। जिन सीटों पर सीएम भजनलाल शर्मा ने रैली की थी, उनमें हरियाणा में इन सीटों पर सीएम ने रैली की। इंद्री विधानसभा आगे, समालखा विधानसभा जीते, राय विधानसभा बीजेपी जीती, रेवाड़ी विधानसभा आगे, असंध विधानसभा सीट जीते, तोशाम विधानसभा सीट जीते। अब अगर राजस्थान में होने वाले उपचुनाव की बात करें तो जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें इन सीटों पर होगा उपचुनाव। झुंझुनू, देवली उनियारा, दौसा, 84, खीवसर, सलूम्बर और रामगढ़ विधानसभा सीटें शामिल हैं। अगर हरियाणा विधानसभा चुनाव से राजस्थान के उपचुनाव के कनेक्शन की बात करें तो प्रदेश के 5, जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर की सीमा हरियाणा से लगती है। इन जिलों की सीमा से सटी हरियाणा की 15 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एलनाबाद, डबवाली, रनिया, फतेहाबाद, आदमपुर, लोहारू, तोशाम, बाढ़ड़ा, महेंद्रगढ़, नांगल चौधरी का नाम शामिल है। ऐसे में रामगढ़ और झुंझुनू सीट पर होने वाले उपचुनाव पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। बीजेपी हरियाणा में जीत और जम्मू में अच्छे प्रदर्शन से गदगद है।
ऐसे में प्रदेश में होने वाले 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी का जोश हाई है और पार्टी नेता दावा कर रहे हैं कि वो जीत हासिल कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में जीत बीजेपी नेताओं के लिए बूस्टर का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। हरियाणा चुनाव से कांग्रेस को काफी उम्मीद थी। प्रदेश की 7 सीटों पर भी कांग्रेस काफी उत्साह से तैयारी कर रही थी। हरियाणा के बदलते हुए हालात के साथ वो और ज्यादा जोश और उत्साह के साथ उपचुनाव में आ जाएंगे। लेकिन हरियाणा चुनाव नतीजों ने वक्त, हालात और जज्बात थोड़ा बदल दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस राजस्थान में ओवर कॉन्फिडेंस जो कहा जाता है उसको लेकर सोच विचार करने में जुटी है। राजस्थान में सियासी मिजाज को लेकर कांग्रेस को हरियाणा चुनाव के नतीजों से जोश के बजाय निराशा हाथ लगी है। ऐसे में प्रदेश के सरहदी राज्य की चुनावी हवा प्रदेश में क्या असर दिखाएगी, इसका डर शायद कांग्रेस और प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी और मजबूत करने पर सोचने को मजबूर कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस सीट वाइज उपचुनाव तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश सह प्रभारी भी जयपुर में डेरा डाले हुए हैं और प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी, बड़े नेता, सोशल मीडिया टीम पूरी तैयारी में है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली और गुड गवर्नेंस को लेकर अपने प्रहार तेज करने की तैयारी कर ली है। हरियाणा चुनाव बोलने के दौरान प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री इसी दिशा में बोलते नजर आए और प्रदेश सरकार की अब तक की सरकार के काम को लेकर सवाल उठाए गए। सरकार की नाकामी और पुरानी स्कीम्स बंद और निष्क्रिय करने पर सवाल उठाए गए। वहीं हरियाणा चुनाव पर मीडिया को वॉर रूम में बुलाकर भी डोटासरा कुछ नहीं बोले। लेकिन एक दिन पहले बजट घोषणाओं की पालना और चुनावी वादों की पालना पर सवाल उठाते नजर आए ताकि सरकार अपनी उपलब्धि गिनाए, उससे पहले कांग्रेस नाकामियों पर हल्ला बोल दे। अगर मान लो मैं अच्छी बात कहूँ, अभी तो उनकी गवर्नमेंट को 8 महीने हो गए हैं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पर 8 महीने बहुत होते हैं। वो 4 साल कब तक बोलते रहेंगे, 5 साल। अब 8-10 महीने भी हो गए मान लो, तो उनको गवर्नेंस क्या हो रही है हर विभाग में, पेंशन नहीं मिली लोगों को। मैंने कहा डेंगू रोग है तो मैंने इसलिए कहा भाई कि सरकार का ध्यान जाए उसकी तरफ। जो स्कीम हमारी थी वो सब बंद हो रही है। राशन में जो किट मिला था, अनबना किट, मैंने कहा पहले भी फोटो बदल देते मुख्यमंत्री जी, स्कीम बंद क्यों किया आपने, जो महंगाई के वक्त में राहत दे रही थी। तो आप अगर विस्तार से करेंगे, हर स्कीम जो है, हर स्कीम या तो बंद कर रहे हैं या उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। ये जो बजरी माफिया, भू माफिया, लैंड माफिया, जितने भी पेपर माफिया जितने भी हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो। लेकिन मेरा एक कहना है कि एक टाइम लिमिट करके एक चीज को तय कीजिए। आप केवल यही है कांग्रेस ये कर गई, कांग्रेस ये कर गई, कांग्रेस ये कर गई। अब तो भाई साहब 10 महीने हो गए, आपको बताना पड़ेगा आपने क्या किया, आप क्या करने जा रहे हो, आपका विजन बताओ, आपके काम बताओ, आपकी योजना बताओ, उस योजना का लोगों को क्या लाभ मिल रहा है वो बताओ। ऐसे ही घूम रहे हैं बिना कोई मिशन के, बिना कोई योजना के, बिना कोई बजट के। विधानसभा के मुकाबले लोकसभा में बदली राजनीति से कांग्रेस अति उत्साहित थी और प्रदेश उपचुनाव गठबंधन करने पर खुले में इनकार करती नजर आ रही थी। हो सकता है हरियाणा के नतीजे कांग्रेस को प्रदेश में फिर से सोच और रणनीति बदलने पर मजबूर करें। हरियाणा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। उससे पहले कांग्रेस इस उम्मीद में थी कि ये नतीजे उनके हक में होंगे और वो ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ में उपचुनाव में उतरेंगे। लेकिन हरियाणा के नतीजों ने वक्त, हालात और जज्बात बदल दिए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस अब तक गठबंधन से भी इनकार करती रही है। इस चुनाव के नतीजों के बाद में लगातार कांग्रेस सरकार की कार्यशैली पर हमलावर रहती है या फिर अपनी रणनीति में कुछ तब्दीली करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ये राजस्थान पुलिस है जो कुछ भी कर सकती है। जी हां, ये डायलॉग राजस्थान पुलिस ने सच ही कर दिया है। साइबर सेल के दारोगा के साथ 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और उनका गुनाह कोई छोटा मोटा नहीं, ये अपनी ही एसपी पर नजर रख रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए।
एसपी ज्येष्ठा पर नजर रख रहे थे पुलिसकर्मी। मोबाइल नंबर से लोकेशन कर रहे थे ट्रेस। पोल खुली तो एसपी ज्येष्ठा ने चलाया हंटर। साइबर सेल के एसआई और 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। भिवाड़ी साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर और 6 पुलिसकर्मी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के मोबाइल नंबर से उनकी लोकेशन ट्रेस कर रहे थे। एसपी की हर गतिविधि पर सभी पुलिसकर्मी नजर रख रहे थे। एसपी को इसकी भनक लगी तो हड़कंप मच गया। सभी आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और अब पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर से मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। ये मामला भिवाड़ी साइबर सेल का है। एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी को गोपनीय रूप से 6 अक्टूबर को जानकारी मिली कि उनके ही विभाग के पुलिसकर्मी उन पर नजर रख रहे हैं। इसके बाद मामले की जांच की गई तो सारा खेल सामने आ गया। खुलासा हुआ तो तुरंत एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने कार्रवाई की और साइबर सेल के इंचार्ज एसआई श्रवण जोशी, हेड कांस्टेबल अवनीश कुमार, कांस्टेबल राहुल, सतीश, दीपक, भीम और रोहिताश को सस्पेंड कर दिया गया है। खैरतल तिजारत जिले के भिवाड़ी में एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी की लोकेशन ट्रेस करने के मामले में पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी ने इस पूरे मामले की जानकारी जयपुर मुख्यालय को दी थी। उसके बाद जयपुर मुख्यालय के द्वारा पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले की जांच जयपुर पुलिस मुख्यालय द्वारा की जा रही है। एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी मध्य प्रदेश के गुना की रहने वाली हैं। उन्होंने 2017 में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। इसके बाद 2018 में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद राजस्थान कैडर में पहली बार उदयपुर के गिरवा सर्किल में एएसपी के रूप में पदस्थापित हुए। इसके बाद उन्हें भीलवाड़ा में एसपी का पद सौंपा गया और फिर जयपुर क्राइम ब्रांच में डीसीपी के पद पर नियुक्त किया गया। फिर उन्हें सिरोही, कोटपुतली, बहरोड में फील्ड पोस्टिंग भी दी गई। अब भिवाड़ी एसपी के पद पर नियुक्त किया गया। इस दौरान उन्हें खैरतल तिजारा एसपी का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया। भिवाड़ी के इस मामले को लेकर पुलिस मुख्यालय द्वारा जो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, उसमें कौन कौन अधिकारी और कौन कौन कर्मचारी और कौन कौन पुलिसकर्मी मौजूद थे, इसकी भूमिका जो है उसकी पूरी जांच की जा रही है। साथ में जो एसपी द्वारा शिकायत की गई थी, इस मामले में जो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरह से ये लोकेशन ट्रेस करते थे और किस तरह गतिविधियों पर नजर रखते थे। इस पूरे मामले की जांच पुलिस मुख्यालय द्वारा की जा रही है। नितिन शर्मा, न्यूज 18 अलवर। और अब जयपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान सीनियर रणजी ट्रॉफी टीमों का ऐलान कर दिया गया। पुरुष और महिला रणजी ट्रॉफी टीमों का ऐलान किया गया है। इसकी घोषणा की गई है। राजस्थान सीनियर रणजी टीम के कप्तान होंगे दीपक हुड्डा। राजस्थान महिला रणजी टीम की कप्तान होंगी प्रियंका शर्मा। राजस्थान क्रिकेट संघ ने टीम और कप्तान का ऐलान कर दिया है। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, राजस्थान सीनियर रणजी ट्रॉफी टीमों का ऐलान हो गया है। पुरुष और महिला रणजी ट्रॉफी टीमों की घोषणा की गई। राजस्थान सीनियर रणजी टीम के कप्तान होंगे दीपक हुड्डा, जबकि राजस्थान महिला रणजी टीम की कप्तान होंगी प्रियंका शर्मा। तो राजस्थान क्रिकेट संघ ने इस टीम का ऐलान किया है और कप्तान का भी ऐलान कर दिया गया है। तो अब टीमों का ऐलान हो चुका है। अब देखना होगा मैदान में किस तरीके का खेल देखने को मिलता है। पुरुष और महिला रणजी टीमों की घोषणा कर दी गई है। कप्तान दीपक हुड्डा पुरुष और महिला रणजी टीम की कप्तान प्रियंका शर्मा रहेंगी। और आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। 7वां दिन है शारदीय नवरात्र का। मां कालरात्रि की आराधना हो रही है। माता के दरबार में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। यंत्र, मंत्र और तंत्र की देवी है मां कालरात्रि। मंदिरों में देवी मां की विशेष पूजा अर्चना हो रही है। तो नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी थी और आज 7वां दिन है और आज मां के
अलग अलग रूपों की पूजा इन नवरात्रियों में की जाती है और आज काल रात्रि मां की पूजा हो रही है और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। मां काल रात्रि की आराधना करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां के सामने नतमस्तक होकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हुए सभी भक्त नजर आ रहे हैं। काल रात्रि स्वरूप की जो पूजा होती है उसमें कहा जाता है कि जो आपकी जिंदगी में काले बादल छाए हैं, अगर आप मनोकामना भगवान से मां से मांगते हैं तो आपकी मनोकामना वो जरूर पूरी करते कि जिंदगी से काले बादलों को हटाती है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए सीकर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, आज खाटू श्याम जी के मंदिर के पट बंद रहने वाले हैं। शाम 5 बजे तक बंद रहेगा खाटू श्याम जी मंदिर और विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार के लिए मंदिर को बंद किया गया है। शाम 5 बजे बाद खाटू श्याम जी में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। तो जो श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण खबर है, जरा देख ले। जाने से पहले चूंकि आज खाटू श्याम जी मंदिर के पट बंद रहने वाले हैं, शाम 5 बजे तक खाटू श्याम जी के पट बंद रहेंगे। तो इस विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार के लिए मंदिर के पट बंद रहने वाले हैं और 5 बजे के बाद जो है आप दर्शन कर सकेंगे। तो ऐसे में अगर आपने आज खाटू श्याम जी मंदिर जाने का प्लान किया है तो एक बार जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि मंदिर के पट बंद रहेंगे तो आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, सिर्फ शाम 5 बजे के बाद कर पाएंगे। और ऐसे में जब अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको दर्शन करने के लिए भी।